Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. This is Dr. हैदर. बायो ब्लॉगिंग में आज हमारे साथ हैं बाकिर. तो टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन. तो आज हम जो है इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस इवोल्यूशन पे करेंगे. डाटा बेस्ड है इस पे बहुत ज़्यादा, तो हम लोग डिस्कस करते हैं. तो बताइए जो है स्टेलर डिस्टेंस जो है हम लोग क्या होती है, कैसे? स्टेलर डिस्टेंस को लाइट ईयर में मेज़र करते हैं. जैसे कि वो ईयर होता है. हाँ, तो कितना होता है 1 लाइट ईयर बराबर? 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. एनसीईआरटी में नहीं था ना सर, तो हाँ, इस ये वजह फिजिक्स से. का सवाल था. हाँ, जो है फिजिक्स में फिजिक्स ज़्यादा नहीं यूज़ ज़्यादा होता नहीं, है. कहीं हाँ. कहीं आता है. तो हम लोग अर्थ से लेकर और सितारों की दूरी या सितारों से सितारों की है ना स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं और मेज़र करते हैं लाइट ईयर में. ठीक है. अच्छा, अगर हम लोग रात में जो है बिस्तर पे जब जाते हैं जी. और अपने आसमान की तरफ निगाहें उठाते हैं तो वो हम कहाँ देख रहे होते हैं? हम अपने पास्ट में देख रहे होते हैं. मतलब कि जैसे हमें लगता है कि वो जो सितारा हम देख रहे हैं तो वो अभी प्रेजेंट टाइम का है, लेकिन ऐसा नहीं है. वो सितारा जो है वो बीते बहुत साल पहले. हाँ, तो हम लोग पीपिंग इन द पास्ट, यानी हम लोग पास्ट में झांक रहे हैं, है ना? अच्छा बताइए, बिग बैंग थ्योरी जी. से क्या समझते हैं आप? बिग बैंग थ्योरी वो है कि मतलब अचानक से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ. बहुत सारे एक्सप्लोजन हुए थे या एक? एक सिंगल ह्यूज, बहुत ज़्यादा. मतलब तो इससे जिसकी क्या वजह, हाँ, तो इससे ये हुआ कि अर्थ जो है एक्सपेंड हुई और वो केम डाउन हो गया टेम्परेचर. टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ. हाँ, तो ये मतलब इसको बिग बैंग थ्योरी कहा गया था कि मतलब जो सिंगल ह्यूज पहला एक्सप्लोजन हुआ था. एक्सप्लोजन ऐसा हुआ है जी. जिससे कोई चीज़ बन रही है. जी जी. नहीं तो हमेशा धमाके होने हाँ, से क्या होती, धमाके. चीज़ें बिगड़ जाती थी. तो एक ऐसा धमाका जो हुआ और ये पूरा यूनिवर्स जो है बन गया. तो इसमें हम लोगों को ये देखने को मिला बिग बैंग थ्योरी में कि जब एक्सप्लोजन हुआ तो बहुत सारे मॉल्टन मास थे, ये सब रिलीज हुए. तो मॉल्टन मास में बताइए गैस कौन सी थी? CH4 है और अमोनिया थी और CO2 और वाटर वेपर वगैरह. ये सब धीरे धीरे इवॉल्व. पहले तो हाइड्रोजन और हीलियम बहुत कुछ समय बाद बनी. उसके बाद फिर धीरे धीरे वो क्या कहते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट में मिलर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था. नहीं, मॉल्टन मास से कौन कौन सी गैसें रिलीज हुई थी? NH3 है. हाँ. और CH4 है. हाँ. CO2 है और वाटर वेपर थी. तो पहले जो है ओजोन लेयर क्या पाई जा रही थी? नहीं. क्यों नहीं पाई जा रही थी? क्योंकि ऑक्सीजन था ही नहीं. ऑक्सीजन था नहीं, तो इन्वायरमेंट कैसा था? कुछ बस ऐसे ही एकदम इन्वायरमेंट था ही नहीं. ऑक्सीडाइजिंग था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था. तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में चीज़ें कंबाइंड होती हैं, ठीक है ना, पास आती हैं, जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाती हैं. तो इसमें जो है जब कौन सी रेज हमारी अर्थ पे आ रही थी? यूवी रेज. उन्होंने क्या किया? यूवी रेज ने उसको अमोनिया को, वो वाटर वेपर को, उसमें O2 और H2 में तोड़ा था. जिससे O2 रिलीज हुई और हाइड्रोजन. तब इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग जी जी. उसके बाद फिर ये O2 और H2 ये सब कंबाइन होके अमोनिया और CO2 वगैरह ये सब बने. नहीं. तो इसमें क्या हुआ, जो हाइड्रोजन H से हल्की जो हाइड्रोजन थी वो हल्की, हाँ, वो तो स्केप हो गई थी. जी. अब ऑक्सीजन कंबाइंड हुई अमोनिया के साथ, क्या बनाया? नाइट्रोजन और वाटर. हाँ. और फर्दर ऑक्सीजन और कंबाइंड हुई मेथेन के साथ, क्या बना? NH3 नहीं, CO2 और वाटर. नहीं, हाँ, मेथेन के साथ. हाँ, CO2 और वाटर बना. हाँ. अब यही पानी जो है क्या हुआ, धीरे धीरे फेल डाउन हुआ. जितने गड्ढे थे सारे गड्ढे भर गए. और जो सारे गड्ढे भरे तो उससे समंदर है, लेक है, पॉन्ड है, ओशन है, ये सब बन के तैयार हुए, है ना? अच्छा, ये बताइए ज़रा, हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है? अप्रॉक्स मानते हैं 200 बिलियन ईयर एगो. 200 बिलियन या 20 बिलियन? यूनिवर्स कितना पुराना है हमारे? 200 बिलियन ईयर एगो. 20 बिलियन पुराना. हमारी बताइए अर्थ के, देखो ऐसे याद रखना, 20 बा से बिलियन, तो हाँ, 20 वो तो है. हाँ जी जी सर. ये बताइए हमारी जो अर्थ कब बनी? अर्थ का फॉर्मेशन तो 4.5 बिलियन ईयर हो गया. जी. अच्छा, जिंदगी कब बनी?
4 बिलियन है ईयर ना। हो तो गए। कहते हैं ना 4 दिन की जिंदगी, हाँ, तो जी। ऐसे याद रखना 4 बिलियन, 4 जी। दिन की जिंदगी बाकी, है ना। 4 बिलियन याद रखना। हम्म, तो और जो लाइफ बनी है, लाइफ का फॉर्मेशन जी। उसमें कब हुआ है, अर्थ के कितने समय बाद? 500 मिलियन ईयर हो 5 गए। मिलियन ईयर। जी। अच्छा अच्छा। ये बताइए ज़रा, ये बायोजेनेसिस थ्योरी क्या कह रही थी? उसमें एबायोजेनेसिस ना हाँ वही वाली थ्योरी ना जिसमें अरे हाँ हाँ। याद नहीं है। चूहे से बनी शर्ट, वो मतलब इसमें पता नहीं क्या पसीने चूहे से हाँ, मतलब पसीने से जो भीगी हुई शर्ट होती है उसको भूसे पे फेंक दे रहे थे तो चूहा बन जाता था। मतलब चूहा बन- इलॉजिकल थ्योरी ये सब, हाँ। पता नहीं क्या क्या। तो उसके और बाद वो गोबर है उसमें दही डाल दे तो क्रेप्स बन जाते हैं। क्रेव्स नहीं, बिच्छू 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 बनेगा। और वो ये सब बाल ओल पे अगर बहुत दिन तक धूल गंदगी रहे तो जू आ जाती चूहे है। आ जाते हैं, यानी ये बायोजेनेसिस। जी। अच्छा, किस साइंटिस्ट ने ये बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्कार्ड किया? हैकल ने शायद नहीं, पी से नाम है। लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर। लुइस पास्टर ने फिर क्या, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया स्वान था? स्वान स्वान ने स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट जिसमें Experiment। हाँ उन्होंने यही बताया था कि जो जैसे वो फ्लास्क को है अगर उसको ओपन करते हैं तभी उसमें लाइफ आती है, अगर वो क्लोज्ड रहता है तो फिर कुछ नहीं है। ऐसे ही मतलब कि ईस्ट तो ऐसे ही हाँ, यानी ना उन्होंने फिर क्या प्री थ्योरी दी एग्जिस्टिंग कि लाइफ जो आई है वो प्री एग्जिस्ट, एग्जिस्टिंग यानी पहले जी जिंदगी थी हाँ उसके पहले बाद, जिंदगी थी। है ना। अच्छा, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि लाइफ दूसरी जगह से आई है, वो किसके फॉर्म में आई है? स्पोर्स के फॉर्म में। स्पोर के फॉर्म में मान रहे थे। अरे वही और आज भी डिस्कवरी चल रही है कि दूसरी जगह पे पेनिस्पर्मिया जैसे उसमें दिया है ना थोड़ा बहुत। पेनिस्पर्मिया, हाँ हाँ। वेरी गुड। ये बताइए जरा, हीरो साहब का क्या मानना था? हीरो साहब हाँ, केमिकल थ्योरी, के- केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी किसने दिया था? मॉडर्न थ्योरी के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। दो साइंटिस्ट ने दिया हाँ, था ना, कौन एक हेल्डेन और एक हार्डन कहाँ के थे? याद रखते हम लोग हीरो से। नहीं उस वो तो इंग्लैंड थे। हार्डन इंग्लैंड जी। के थे और पेरिन रशिया के के। तो याद रखते हैं हीरो से। हीरो। हाँ ये ठीक है ना? आपने हीरो कहा तो बताइए, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी जो है इसमें क्या हुआ था? कि इन्होंने वो दिया था केमिकल वाले में कि जैसे जो मिलर वाले एक्सपेरिमेंट तो है ना थोड़ा नहीं, बहुत। नहीं। मिलर का बाद में तो एक्सपेरिमेंट मिलर ने किया है इस पे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था मिलर ने। जी सर। तो इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते थे, एटम बनता था, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हुए, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट आरएनए अमाइनो एसिड्स, ये सब कंबाइंड होकर कोजर्वेट्स बनाते हैं। कोजर्वेट्स यानी शुरू में डिवाइडिंग सेल्स हैं, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी, यानी एक बैक्टीरिया बन के तैयार हुआ। लेकिन सर इसको एनसीईआरटी में नहीं दिया था दिया ना, गया। थोड़ा नहीं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इतना दिया है कि सिर्फ वो इनऑर्गेनिक और लेकिन ऑर्गेनिक। आपको थ्योरी पूरी पता होनी चाहिए कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कंबाइंड होते हैं। जी सर। है ना। और एक जो है नॉन सेलुलर फिर सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बन के तैयार होती। बताइए, इनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था? मिलर ने। मिलर ने। कब किया था? 1863 में। अरे कितना था? 1953। और बताओ, एनसीईआरटी में 2 काम ऐसे हुए 1953 में, पॉइंट टू बी नोटेड। 1953 में क्या नहीं याद है। 1953 में जॉर्ज पायलट ने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। और बताओ, तीसरा, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। यानी ये काम हुए हैं, नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे। और मिलर कहाँ के थे? अमेरिका, अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, अमेरिका के थे। ठीक है ना। अच्छा, ये बताइए जो है मिलर साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो टेम्परेचर लिया था वो कितना लिया था? 800 डिग्री सेल्सियस। 800 केल्विन, 800 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस लिया था। वेरी गुड। अच्छा, कन्वेंशनल रिलीजियस थ्योरी के 3 पॉइंट क्या थे? क्या कहना चाह रही थी? यही कि लाइफ एज सच बन गई, मतलब कि जो भी था इस पे एज सच अपने आप सब बन गया। और ये जो हमारी अर्थ हुआ 400 मिलियन ईयर एगो पुरानी है। नहीं, गलत। 4 ही सौ। पहला पॉइंट ये था कि हम जैसे आज दिखते हैं वैसे ही पहले थे और फ्यूचर में भी रहेंगे। और ये भी तो है ना कि मतलब कि जो भी इस पे है सब ऐसे ही बन गया।
एज सच। और हमारी जो स्पीशीज है वो सेम रहेगी आज भी, फ्यूचर में भी। और 4000 साल पुरानी हमारी धरती है, जी। ठीक है ना, जब ये सब पॉइंट इसके गलत है, ठीक है ना। खैर बताइए, डार्विन साहब कौन सी जगह गए थे? आइसलैंड पे गए। कौन सा आइलैंड था? ग्लासपियस। कौन सा? सही सही बता। कह तो रहा हूँ ग्लासपियस। ग्लासपियस नहीं, गैलापागोस। गैलापागोस। कौन सा था? हाँ, गैलापागोस। गैलापागोस VHMS से गए थे। HMS बीगल उनका जहाज हाँ, था, HMS हिज हर मैजेस्टी जी। शिप, है ना। अच्छा बताइए ज़रा, जब वो गए तो वहाँ क्या देखा उन्होंने? उन्होंने बर्ड देखी थी हाँ कि पहले तो वो इंसेक्ट, वो सीड खाती थी। हाँ, चोंच वेजिटेरियन थी। जी, वेजिटेरियन थी। उसके उनके बाद उनके जो बीक थे थोड़ा मतलब बड़े थे। थोड़ा बड़े थे और मोटे थे। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने ये बदलाव देखा कि जब दोबारा वो गए तो फिर उनके चोंच जो है वो बहुत पतले हो गए थे, ड्यू टू इंसेक्टो जी, होने की इंसेक्टिवोरस वजह से, जी। ड्यू टू एडेप्टेशन। बताओ, एक बर्ड से कितनी बर्ड इवॉल्व हुई थी? कितनी स्पीशीज? 30 ना। 13 से 14 स्पीशीज जो है इनकी अलग अलग हुई ड्यू टू एडेप्टेशन, अलग अलग फील्ड में। कुछ इंसेक्टिवोरस हो गई, कुछ जो है फंगीवोरस हो गई, कुछ फ्रूटीवोरस हो गई, जी सर। है ना, कुछ वेजिटेरियन हो गई। तो अलग अलग जो है तरीके से इन्होंने एडेप्टेशन किया। जी। अच्छा ये बताइए ज़रा, डार्विन साहब ने एक और थ्योरी दिया था, एक और नियम दिया था। वो क्या कहते हैं, नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन। उसमें ये है कि जो भी स्पीशीज हैं सेक्सुअल फिटनेस उसमें एकदम रहनी चाहिए। अगर हाँ, यानी जितनी ज्यादा अगर बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे और वो बच्चे तो ज्यादा वही survive फिट रहेगा। जी सर। है ना, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। अच्छा अच्छा। और जो नहीं मतलब फिट रहेंगे तो वो नेचर के जरिए डिस्कार्ड और कर एक कॉन्सेप्ट और दिया था उन्होंने, ब्रांचिंग डिसेंट। जी। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये बुक किसकी थी? डार्विन की। डार्विन की बुक थी। डार्विन को क्या जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज था? जी नहीं। नहीं था। तो डार्विन साहब ने म्यूटेशन के बारे में क्या टिप्पणी की थी? म्यूटेशन के बारे में उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि वो म्यूटेशन जो होता है स्लो होता है और एक डायरेक्शन में होता है, एक डायरेक्शन में होता है और ग्रेजुअल यानी जी, धीरे धीरे, धीरे धीरे और डायरेक्शनल होता है। जी। तो डायरेक्शनलेस किसने कहा था? ह्यूगो डिवरीज ने। ह्यूगो डिवरीज साहब थे। ह्यूगो डिवरीज को क्या नॉलेज थी किसकी? जेनेटिक्स के बारे में? नहीं। ह्यूगो डिवरीज को हाँ नॉलेज थी, क्योंकि उन्हीं हाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट लगभग 1909-1910 के आसपास दिया गया, और 1900 में रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स के नियम में ये मौजूद थी। 3 साइंटिस्ट ने किया था, कॉरेंस, शर्मार्क और डिवरीज। तो 1900 में मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर करने में इनका हाथ था। तो इनको जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज काफी जी ज्यादा सर। हाँ। और उन्होंने एक और बात कही थी साल्टेशन की। साल्टेशन का इसका ये मतलब है क्या कि समझते सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो इससे क्या होगा? ये है कि जो म्यूटेशन है सिंगल स्टेप में होता है और लार्ज म्यूटेशन, इससे क्या बन सकता है? यही पूरे नई एक species का जी जी formation। पूरी एक उससे जो होता है एक इस नई जो है Species स्पीशीज बन बनने सकती के है। लिए जो है हमें म्यूटेशंस जो है बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना, तभी नई स्पीशीज बन सकती है। अच्छा ये बताइए ज़रा, डार्विन साहब इन्फ्लुएंस किससे हुए थे? माल्थस से। माल्थस साहब, ठीक है ना। पॉपुलेशन पे उन्होंने बुक लिखी जी, थी और उसको। पॉपुलेशन बिल्कुल। अच्छा ये बताइए ज़रा आप, हार्डी विंबर प्रिंसिपल जो हमारा ये एप्लीकेबल किस पॉपुलेशन के लिए है? स्मॉल या लार्ज? लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज। हाँ। हार्डी विंबर, बताइए हार्डी विंबर के स्टेटमेंट क्या थे? हार्डी विंबर के यही कि जो लार्ज पॉपुलेशन है। नहीं, उन्होंने क्या कहा था? जेनेटिक ड्रिफ्ट और नहीं वो तो बात की बात है। इन्होंने इनका मेन बेसिक उद्देश्य क्या कहा था इन्होंने? अच्छा वो हाँ बताता हूँ कि जितनी भी वो एलील की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है। हाँ, जनरेशन में जनरेशन क्या कहेगी? प्रिजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो क्या इवोल्यूशन होगा? नहीं होगा। नहीं। क्या बदलाव आएगा? नहीं बदलाव आएगा। यानी सम ऑफ ऑल टोटल जीन फ्रीक्वेंसी एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 होती है। तो P+Q बराबर क्या था? P+Q बराबर 2 P+Q 1
1 था। जी। तो अगर आपको दिया गया है p बराबर 0.3 है तो q की वैल्यू क्या आएगी? p बराबर 0.3 है हाँ, तो तो q की वैल्यू तो 0.7 0.7 आएगी। हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया था इन्होंने? 1 1 p तो प्लस होता है, बराबर फार्मूला क्या होता है? अच्छा वो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। कैपिटल अगर डोमिनेंट की पूछी जाए तो क्या होगा? कैपिटल ए बराबर p p स्क्वायर और स्मॉल q स्क्वायर q स्क्वायर और और हेट्रो आएगा इसमें जी 2pq। ये है ना, ये नहीं कि जो है pq सिर्फ 2pq। ध्यान रहे। हाँ, बताइए 5 फैक्टर ऐसे बताइए जिस पे हार्डी-वीवर प्रिंसिपल को अफेक्ट किया। एक जेनेटिक ड्रिफ्ट हाँ, और एक रिकॉम्बिनेशन, एक म्यूटेशन, एक नेचुरल सिलेक्शन और एक जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन। तो ये बताइए ज़रा, जीन माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं? जीन माइग्रेशन का मतलब ये है कि एक जहाँ से दूसरी जहाँ पॉपुलेशन का क्या बदलाव? नहीं, एक जहाँ से दूसरी जहाँ माइग्रेट कर जाना जीन ठीक, का। इससे क्या होगा? इससे कोई एग्जांपल लेके आप बताइए हमें। एग्जाम्पल तो नहीं याद है कि सर। जैसे मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन ए है, यहाँ पर नीली आंख और काली आंख वाले दोनों लोग पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ काली आंख वाले ज़्यादा हैं और नीली आंख वाले माइग्रेट कर गए, ठीक है ना, दूसरी जगह। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई। तो नीली आंख वाले दूसरी जगह जहाँ गए वहाँ उनकी पॉपुलेशन क्या होगी? ज़्यादा। जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा। तो गेन और लॉस ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन, इनकमिंग और एग्जिट होने की वजह से जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है उसे कहते हैं जीन फ्लो, है ना। अच्छा, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे हैं, अगर हम पहाड़ी एरियाज़ में जाएं तो हमारे अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा बिहेवियर में। हम यूपी के लोग हैं, यहाँ पे हमारा एडेप्टेशन अलग है, वहाँ जाएंगे तो हम थोड़ा सा चेंज अपने स्ट्रक्चर्स में करते हैं और होता है, नेचुरली होने लगता है। ये बताइए ज़रा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो सवाल आना है हार्डी-वीवर से जेनेटिक ड्रिफ्ट पे आएगा। बताइए जेनेटिक ड्रिफ्ट से आप क्या समझते हैं? अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन है वो हो जाना, म्यूटेशन स्मॉल पॉपुलेशन में। इससे क्या होगा? एक नई स्पीशीज़ का वो जनरेट होगी। नई स्पीशीज़ नहीं कह सकते, उसी की में से स्पीशीज़ निकलेंगी अच्छी वैरायटी की। इसका मतलब तो जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट का ये होता है कि अचानक से, है ना, ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन या ड्यू टू बॉम्ब ब्लास्ट, ड्यू टू सुनामी, रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन हो जाए और एक ख़ास किस्म के लोग सरवाइव करें और जीन की फ्रिक्वेंसी बम गिरने से कम हो गई। ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपका गाज़ा है ना, पैलेस्टाइन की अगर बात करें तो आप वहाँ पे देखेंगे कि रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज़ ड्यू टू बम्बार्डिंग, है ना। अब वहाँ के लोग जो है अफेक्ट हो गए, लेकिन एक ख़ास किस्म के लोग ही सरवाइव कर पा रहे हैं, बाकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। इसी का एक फाउंडर इफेक्ट होता है। रैंडमली हमने कॉलोनाइज किया एरिया को, जीन फ्रिक्वेंसी चेंज करी। इसको भी खास तौर से पढ़ लीजिएगा बच्चों। एक नई मतलब कि स्पीशीज का जनरेट हो जाती है, तो उसी जो जनरेट हुई उसी को फाउंडर इफेक्ट हुआ। फाउंडर और जीन की फ्रिक्वेंसी पहले की फ्रिक्वेंसीज क्या होगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब रैंडमली जब हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब बताइए ज़रा, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई है? 3 बिलियन ईयर एगो। सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई है? 2 बिलियन ईयर एगो। 2 बिलियन ईयर्स एगो। ये बताइए ज़रा, 350 माया में क्या हुआ? 350 वो आए थे, क्या कहते हैं, मछली जॉलेस फिश। हाँ, और जॉस फिश आई दोनों। जी। 500 माया में कौन आए? 500 माया में सीवीड्स वगैरह, इनवर्टिब्रेट्स। 320 माया में सीवीड्स एंड प्लांट्स। जी। ये बताइए 200 माया में कौन से डायनासोर, फिश लाइक रेप्टाइल्स? इक्थियोसॉरस। फिश या इक्थियोसॉरस? नहीं, ये तो फिश है ना। 200 माया में कौन आए हैं? 200 माया में यही इसकी वो हुई थी ना, क्या ना, इक्थियोसॉरस, ऐसे इक्थियोसॉरस नाम है। इक्थियोसॉरस। इक्थियोफिश क्या है? व्हाट इज इक्थियोफिश? इक्थियोफिश वो जो मतलब एक इक्थियोफिश क्या है? इक्थियोसॉरस, इक्थियोफिश दो चीजें एनसीईआरटी में। ये तो इक्थियोसॉरस डायनासोर्स है, डायनासोर्स और इक्थियोफिश फिश है। हाँ, फिश है।
ये है एम्फीबियन, एम्फीबियन, हाँ टंगलेस लिम्बलेस एम्फीबियंस। ठीक है ना, कोई बात नहीं, यही सब सवाल आ जाएंगे गड़बड़ा ना। जी जी। ये बताइए जरा, अच्छा डायनासोर जो धरती पे था, पानी में तबाही मचाने वाला फिश लाइक था जो टायरानोसोर नहीं, इक्थियोफिस टायरानोसोर था। तो वो, और हाँ। लैंड वाला कौन था? टायरानोसोर्स और डायनासोर्स ये सब। कितनी फीट हाइट थी इसकी? 20 फीट। 20 फीट हाइट थी और इसके दांत बहुत बहुत बड़े 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 थे। बड़े थे। जी। अच्छा ये बताइए जरा आप, मैमल्स ऐसे बताइए जो पानी में रहते हैं। डॉल्फिन है, और सील है, हाँ। और सी काऊ है। सी का, और एक तो भूल गए तुम। सी काऊ, सील और सबसे बड़ी मछली व्हेल को ही तो मैं कह रहा हूँ। व्हेल तो सबसे पहले बताया व्हेल, मैंने। सील, सी काऊ और डॉल्फिन, है ना? डॉल्फिन, हाँ। अच्छा ये बताइए जरा आप, 15 माया में क्या हुआ? ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस आए थे। तो रामापिथेकस किसकी तरह दिखते थे? मैन लाइक। राम नाम किसका होता है? मैन का, तो ये मैन लाइक थे। अच्छा 4 फीट से ऊपर के थे या कम के? कम की। इसके शरीर पे क्या होता था? बाल। बाल होता था। ठीक है ना। बताइए जरा 2 माया में कौन आए? आस्ट्रोपिथेकस। पिथेकस ने पिथिसीन, पिथिसीन। पिथिसीन आए। ठीक है ना। बताइए इनमें क्या खास बात थी? ये वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। और क्या थे, क्या खाते थे? फ्रूट खाते थे। और शिकार कैसे करते थे? स्टोन वगैरह वो जो होते थे पत्थरों उन्हीं से शिकार करते थे ना। होमो है, इनका ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? अच्छा इनकी हाँ, आस्ट्रोपिथेकस की ना ऑस्ट्रेलोपिथेकस की 900 सीसी ना। नहीं, 500 सीसी। 500 500 से 600। होमो हैबिलिस की कितनी थी? इनकी 650 से 800। 800 सीसी। होमो हैबिलिस 800, ऐसे याद रखना, 800 सीसी। बताइए होमो इरेक्टस कब आए? होमो इरेक्टस 1891 में। नहीं, होमो इरेक्टस कब आए? होमो 1.5 माया में। अच्छा आप ईयर नहीं 1.5, हाँ उसमें आए थे। और ये वो वेजिटेरियन थे और मीट खाते थे। वेजिटेरियन थे और मीट खाते थे। ओ वेजी मतलब नॉन वेजिटेरियन थे। मीट खाते थे ये लोग। होमो इरेक्टस ईट मीट। जी। होमो हैबिलिस नॉट प्रोबेबली ईट मीट। जी जी। नॉट प्रोबेबली, है ना, शायद से, हाँ। जो है। अच्छा होमो इरेक्टस में अगर आप जाएं तो इनकी खोपड़ी कब डिस्कवर हुई, कहाँ डिस्कवर हुई? तंजानिया और इथोपिया में। नहीं, 1891 में 1891 खोपड़ी जो है मिली थी। तो वहाँ इथोपिया और तंजानिया में भी तो मैन लाइक वो सब। ये हमारे ये वाले थे, होमिनिड फीचर्स जो आया था, होमिनिड फीचर वाले। हाँ। तो वो इथियोपिया तंजानिया में थे, ये वाले नहीं थे। अच्छा 1938 में कौन पकड़ी गई? सीलाकांत फिश। सीलाकांत पकड़ी गई थी ना। जी। कहाँ पकड़ी गई थी? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में। किसने पकड़ा था? किसने पकड़ा था? हाँ। साइंटिस्टों ने। जाहिर सी बात है, मछुआरे पकड़ेंगे। मछुआरे, हाँ। उसके बाद साइंटिस्टों ने। साइंटिस्ट को बुलाया गया कि ये तो अलग तरीके का मिला है ना, जो है। अच्छा ये बताइए जरा, नींदरथल मैन के बारे में कुछ बताइए। इनका ब्रेन पावर क्या था? 900 सीसी था। 1400 सीसी। हाँ, और ये क्या करते थे? ये अपने जो उनके मुर्दे उर्दे थे उनको गाड़ते थे, मतलब दफनाते थे। ठीक है। यही रिलीजन का एडेप्टेशन शुरू हुआ। दिमाग पावर थोड़ा सा अच्छी थी, थोड़ा सा अच्छी हो गई सेंट्रल थी। एशिया में रह रहे थे ये लोग, हाँ। है ना, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के ग्रासलैंड में जो है। और क्या था इनके अंदर खास? आइस एज कब शुरू हुई है? 10,000 से। और ये नींदरथल मैन कब से थे? 1 लाख से 1,40,000 40,000 तक। और आइस एज शुरू हुई है 75,000 से 10,000। जी। है ना। मॉडर्न होमो सैपियंस जो है रोज हो गए। अच्छा बताइए, अगर प्री हिस्टोरिक के अवार्ड 18,000 में कौन सी जगह कौन सी बनाई गई, क्या बनाई गई प्रिंटिंग? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में पहली देखने को मिली है ना। अच्छा एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ है? 10,000 में। बताइए प्लेसेंटल मैमल, ये एग्जाम्पल किसके हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। गलत बात। कन्वर्जेंट रेडिएशंस, यानी अगर एक का पूछेगा तो हमेशा डाइवर्जेंट। ठीक है ना। अगर दोनों को मिला दिया जाए, प्लेसेंटल मैमल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये दोनों कन्वर्जेंट शो करते हैं। ठीक है ना।
तो अगर पूछा जाए आपसे, जैसे हम लोग क्या हैं, आप आए जलालपुर से, हम आए जलालपुर से, कहाँ आए, लखनऊ में, तो हम वहाँ से माइग्रेट करके आए, यहाँ अडेप्ट किए, तो ये हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। अलग अलग जगह से हम लोग आके यहाँ पे, अगर आप और हम में पूछा जाए तो हम एक जगह आके कन्वर्ज हुए हैं, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन जलालपुर से हम क्या हुए हैं, डाइवर्ज हुए हैं, ठीक है ना। और हम लोग जहाँ पहुँचे, हम दोनों में रिलेशन पूछा जाए तो हम लोग क्या हुए हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमारी ख़ानदान के जितने लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं, जाके अडेप्ट कर रहे हैं, कोई हमारी ख़ानदान का मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई अमेरिका, कोई अफ्रीका, कोई अफ़गानिस्तान, कोई पाकिस्तान, कोई किर्गिस्तान, कोई कब्रिस्तान तो ये डाइवर्ज हुए, क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए। और आप और हम यहीं आके क्या कहेंगे, यहाँ आके हम दोनों लखनऊ में कन्वर्जेंट, जी, आप और हमारे में, ठीक है ना। तो जब दोनों लोगों का पूछा जाए तो आप कन्वर्जेंट शो करेंगे, और अलग अलग का एक का पूछा जाए तो डाइवर्जेंट। तो ये बताइए ज़रा, 1850 में क्या हुआ था? 1850 में वही इंग्लैंड में, वो बिफोर इंडस्ट्रीज से पहले, वो जो मांस वगैरह थी, कौन सी वाली सर्वाइव की, क्यों की? सफ़ेद वाली तो उनको पकड़ ले, प्रेडेटर पकड़ के खा जाते थे। कब? बिफोर इंडस्ट्रीज से 1850, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जी जी, 1850 से पहले, जी जी, नहीं, सोच लो। 1850 में, 1920 में तो पहले 1850 से बताओ। 1850 में हाँ, ये हुआ था कि जो बिफोर इंडस्ट्रीज, पहले तो इंडस्ट्रीज थी नहीं, हाँ, तो जो पेड़ों पे मांस वगैरह रहती थी, तो ये जो लाइकेन वगैरह होते हैं, ये तो पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं बहुत अच्छे खासे, तो उस पर इंडस्ट्री तो थी नहीं कि उनमें से धुआं वगैरह निकले, तो ये दो तरह की मांस थी, एक ब्लैक और एक वाइट। तो जो प्रीडेटर यानी चिड़िया वगैरह होती थी, वाइट को अच्छे से, ब्लैक को अच्छे से देख लेती थी, क्योंकि वाइट लाइकेन छुप जाता था, पेड़ों पे रहते थे, ग्रोथ जी किया था, तो वाइट वाले छुप गए जी, और वो ब्लैक वाले को दिखते पकड़ रहे दूर से, के तो खा उनको जाते खा थे। गई। तो बताओ बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 में कौन सी ज्यादा होंगी? ये वाइट वाली ज्यादा ज़्यादा होंगी देन रेड? नहीं, रेड नहीं, ब्लैक। इतना कॉम्प्लिकेट ना किया करो, खटर खटर बताओ सब। जी। अच्छा, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? तो उसमें उल्टा हो गया था, ब्लैक वाली ज़्यादा हो गई थी, इंडस्ट्रीज आ गई थी, तो उनके धुआं वगैरह तो उस पे पेड़ों पे जाते थे, जमने लगते थे। तो अब जब सफ़ेद वाली बढ़ती थी तो उस पे, हाँ, दूर से दिख और जाती किसी ग्रोथ नहीं हो पाई थी, थी। ये लाइकेन्स वगैरह थे, लाइकेन की, क्योंकि लाइकेन नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। मोस्ट एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है हमारा लाइकेन, और विस गैस का, SO2 गैस का, SO2 गैस का है। और उसके बाद जो है, अगर वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर पूछा जाए तो बताना, वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर इकोलाई बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। तो बढ़िया है, और मेहनत करिए, ठीक है ना, जो है तो थोड़ा सा मेहनत और बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस अभी लाइए। वैसे बढ़िया एक्सप्लेन किया है, लेकिन और अच्छे से पढ़िए, ऐसे ही सारे चैप्टर्स कर लीजिए और बढ़िया करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले